कुछ फिल्में हम डरावने किरदारों की वजह से देखते हैं और कुछ फिल्मों में खतरनाक किस्म के कैरेक्टर्स हमको देखने को मिल जाते हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसे खतरनाक कैरेक्टर्स हमारे बीच सच में मौजूद हों, पर ऐसे वाकई में कुछ पसीना छुड़ा देने वाले फेमस कैरेक्टर्स हैं जो सच की ज़िंदगी में रह चुके लोगों से इंस्पायर्ड हैं। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड 1886 में लिखी गई ये कहानी, जिसे कई फिल्म्स में भी दिखाया गया है। रूप बदल लेने वाला डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड की कहानी दरअसल में सच में रियल लाइफ में रह चुके एक आदमी से इंस्पायर्ड थी। इस कहानी में डॉक्टर जेकिल एक बहुत अच्छा इंसान होता है जो एक अच्छी रेपुटेशन से पहचाना जाने वाला नागरिक होता है, पर वो एक ऐसी दवा बना लेता है जिसे पीने के बाद उसकी बॉडी और पर्सनालिटी दोनों एकदम से बदल जाती है और वो मिस्टर हाइड नाम का एक राक्षस बन जाता है जो किसी भी तरह का बुरा काम करने से कतराता नहीं है। डॉक्टर जेकिल मिस्टर हाइड के रूप में पूरी रात एक अपराधी के रूप में बिताता है। इस किरदार से रियल लाइफ में मिलती जुलती कहानी विलियम डीकन ब्रॉडी की है। ब्रॉडी की समाज में काफ़ी इज्जत थी और ये एक सज्जन व्यक्ति के तौर पे जाना जाता था, जो बात 18th सेंचुरी में एडिनबर्ग इलाके की है। लेकिन रात में ये आदमी अपना मानसिक संतुलन खो देता था और रात में ये जितने भी बुरे काम कर सकता था, जुआ खेलना, हत्या करना, लूटपाट करना, ये सारे काम वो रात में करने लगता था। लेकिन आखिरकार ब्रॉडी की ये पोल खुल गई और उसे इन हरकतों की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया और 1788 में उसे फांसी दे दी गई। द हाउंड्स ऑफ बास्करविल्स। दो अलग तरह के लोकल लेजेंड्स ने सर आर्थर कॉनन डॉयल को इंस्पायर किया शर्लॉक होम्स नाम की नॉवेल को लिखने के लिए। 17th सेंचुरी के आखिरी दौर में वेस्ट बकफास्ट लीग नाम की जगह पर दुष्ट और नीच किस्म का एक जमींदार रहता था जिसका नाम रिचर्ड कैबल था। इस आदमी ने एक दिन अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसकी लाश वीरान जगह पर छोड़ दी। कुछ का कहना है कि रिचर्ड ने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी थी और नर्क से आया एक राक्षसी कुत्ता आज भी रिचर्ड की कब्र पर आकर चीखें निकालता है। दूसरे लोगों का कहना है कि रिचर्ड की पत्नी का एक हाउंड जाति का बहुत वफादार कुत्ता था जिसने रिचर्ड के गले को चीर डाला जब उसने देखा कि उसकी मालकिन की वो हत्या कर चुका है। कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि रिचर्ड के पास कई हाउंड जाति के पालतू कुत्ते थे जिनका इस्तेमाल उसने अपनी पत्नी को मारने में किया था, पर उन कुत्तों ने ही उसे मार डाला। कहानी के अनुसार आज भी उन हाउंड जाति के कुत्तों की आत्माएं उन सुनसान पड़े खेतों में भटक रही हैं जो रिचर्ड को ही ढूंढ रही हैं, जिस इंसान को उस समय एक राक्षसी प्रवृत्ति का इंसान माना जाता था। सौरॉन नाम के इस विलेन से सब लोग अच्छी तरह से परिचित होंगे जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज देख चुके हैं। कुछ लोगों का दावा है कि सौरॉन कैरेक्टर एडोल्फ हिटलर से इंस्पायर्ड है। किताब में सौरॉन के किरदार को एक तानाशाह के रूप में दिखाया गया है जिसने मिडिल अर्थ के लोगों पर कब्जा कर रखा है। किताब के लेखक J.R.R. टोकिन का कहना है कि वो नहीं चाहते कि इनकी कहानी को असली घटनाओं से मिलाया जाए, पर जर्मनी, हिटलर और यूरोप से मिलती हुई सिमिलैरिटीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कहानी में सौरॉन की ताकत को 2 बार उभर के लोगों को अपने काबू में करते हुए दिखाया गया है, ठीक वैसे ही जैसे जर्मनी के साथ हुआ फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हिटलर खुद एक सैनिक था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की लड़ाई चालू थी और बहुत से लोगों का कहना है कि हिटलर का भाषण इतना प्रभावशाली था कि उससे लोग सम्मोहित या हिप्नोटाइज हो जाते थे, ठीक सौरॉन की तरह। और मिडिल अर्थ बिल्कुल यूरोप जैसी जगह दिखाई गई है जहाँ पर हिटलर दुनिया का सबसे शक्तिशाली तानाशाह बना। ड्रैकुला डरावने कैरेक्टर्स में सबसे फेमस है। बैम स्टोकर जो ड्रैकुला नॉवेल के लेखक हैं, उन्होंने रोमानियन कहानियों से इंस्पायर्ड होकर अपनी नॉवेल लिखी थी जो खून चूसने वाले दरिंदों पर बेस्ड थी और उन्होंने इसका नाम एक सच में रह चुके आदमी पर रखा, व्लाद तृतीय, प्रिंस ऑफ वेलेचिया। ये ट्रांसिल्वेनिया का राजकुमार था। ये जगह इस समय रोमानिया में है और समय 1456 से 1462 के बीच का, जिसका निकनेम व्लाद द इम्पेलर रखा गया था, जिसका मतलब है सुराख बना देने वाला, क्योंकि ये अपने दुश्मनों को नुकीले भालों पर जिंदा लटकवा देता था। इसी वजह से इसे ड्रैकुला भी कहा जाने लगा, जिसका मतलब होता है ड्रैगन का बेटा। पर ब्रैम स्टोकर ने सिर्फ इसके नाम को और उस जगह को उस कहानी में चुना। उनकी किताब ड्रैकुला ईस्टर्न यूरोप के काल्पनिक वैम्पायर्स पर आधारित थी। ये कहानी उस दौरान उस जगह पर लोकल रहने वालों से सुनने को मिलती थी और इसकी वजह थी कुछ लाशें जिन्हें ठीक से दफनाया नहीं जाता था,
जिसकी वजह से वो ज़मीन में से बाहर उभर कर दिखने लगती थीं और कभी कभार उनके मुंह से खून की धार को रिसते हुए भी देखा गया। शरीर उनके फूल कर सूज जाते थे, जो डिकम्पोजिशन का एक नॉर्मल हिस्सा था। पर इस चीज़ ने वहाँ पर रह रहे यूरोपियन किसानों की नींदें उड़ा दी थी। वो लोग ये सोचने लगे थे कि ये लाशें रात में जिंदा हो जाती हैं और लोगों का खून पीने के लिए निकल पड़ती हैं और सुबह सूरज निकलने से पहले वो यहाँ पे आके फिर से लेट जाती हैं। ज़ॉम्बीज़ को हर जगह दिखाया गया है, चाहे वो कॉमिक्स हों, म्यूज़िक वीडियोज़ हों, फिल्म्स हों, टीवी शोज़ हों। पर आखिर ये ज़ॉम्बीज़ का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? असल में ज़ॉम्बी कॉन्सेप्ट की शुरुआत एक बहुत दुखद और दर्दनाक घटना से जुड़ी है। कई संस्कृतियों में जिंदा लाशों के बारे में कल्पना की गई है, पर यह रोंगटे खड़े कर देने वाले ज़ॉम्बी लेजेंड हाइटी में रखे गए गुलामों से आया है। 1625 से 1800 की शुरुआती दौर तक गुलाम बनाकर रखे गए हाइटी के लोग एक बर्दाश्त न कर सकने वाली सज़ा जैसा जीवन जी रहे थे, जिनके लिए मौत ही इस जीवन से छूट पाने का एक आखिरी रास्ता था। पर ये लोग सुसाइड नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इससे भी उनको छुटकारा नहीं मिलेगा और आफ्टर लाइफ में उनकी लाशें सदा के लिए जिंदा लाशें बनकर भटकती रहेंगी, एक गुलाम लाश के रूप में। हेशियन रेवोल्यूशन को फॉलो करते हुए 1804 के बाद से ज़ॉम्बियों से जुड़ी ये मान्यताएं दूसरा रूप लेने लगीं, जिसमें कुछ अघोरी नकली लाशों के पुतले बनाकर इसका इस्तेमाल वूडू जादू की प्रैक्टिस करने के लिए करने लगे। इसी के बाद से 1930 के दशक के आसपास हॉलीवुड ने इस कॉन्सेप्ट को उठा लिया और एक के बाद एक हॉरर फिल्में बनने लगीं, जिसके बाद हॉरर कहानियों के लेखक भी इनसे इंस्पायर होने लगे। वेयरवुल्व्स के बारे में साहित्य में लंबे समय से लोग पढ़ते आ रहे हैं। पुराने ज़माने से लेकर मॉडर्न थ्रिलर फिल्म्स, टीवी शोज़, रोमांटिक नॉवेल्स हर जगह। पर एक समय असली में वुल्फ मैन होते थे, जो खतरनाक योद्धा होते थे और ये प्री क्रिश्चियन समय पर पाए जाते थे यूरोप में। ये प्राचीन नॉर्वे में रहने वाले लोग थे, जिन्हें बरसर्कर्स या उल्फेडनर कहा जाता था। ये आदमी से भेड़िए के रूप में नहीं बदल जाते थे, पर ये भालुओं और भेड़ियों की खाल पहने रहते थे और ये जानवरों की आत्मा अपने अंदर बुलाने के लिए कई अपने विश्वास पर आधारित तरीके अपनाते थे। उसके बाद ये लड़ाई के मैदान में दुश्मन की सेनाओं की लाशों के ढेर लगा देते थे। लेकिन बताया जाता है कि ये ऐसा किसी आत्मा की वजह से नहीं कर पाते थे, बल्कि लड़ाई से पहले एक तरह का नशीला मशरूम खा लेते थे, जो इन्हें किसी दरिंदे की तरह खूंखार और निडर बना देता था। इन्हीं की तरह पौनी जनजाति के लोग होते थे, जो खुद को भेड़ियों की खाल में छुपा कर रखते थे और अपनी दुश्मनों की जासूसी करते थे। कुछ ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर भी लोगों को हुए हैं, जिनमें उनके शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा बड़े बाल उगने लगते हैं। इसे लाइकेंथ्रोपी कहते हैं। और पोर्फीरिया, जिसमें दांतों का रंग लाल हो जाता है, चेहरे कुरूप हो जाते हैं। इसके अलावा इंसानों को भेड़ियों के द्वारा पाला जाना, जैसे मोगली या रोमुलस और रेमस, जिन्होंने रोम की खोज की थी, इन्हीं सब चीज़ों ने वेयरवुल्व्स पर अपने पुराने समय से लेकर आज तक लोगों को रोमांचित कर रखा है, अपने अंदर छुपे हुए डर से मिलाने के लिए। हेडलेस हॉर्समैन, बिना सर का घुड़सवार, जिसके बारे में लेजेंड ऑफ स्लीपी हॉलो नाम की कहानी में बताया गया है। इसके ऊपर जॉनी डेप को लेकर इस पे हॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है। ये डरावनी कहानी असलियत से तो काफ़ी दूर नज़र आती है, पर यह कहानी एक असली घटना से प्रेरित होकर लिखी गई है। ये घटना एक असली के घुड़सवार के साथ घटी थी, जो स्लीपी हॉलो नाम के एक छोटे से शहर से 15 किलोमीटर दूर पर घटी थी। 1776 के रेवोल्यूशनरी वॉर में छिड़ गई एक झड़प के दौरान ब्रिटिश सेना अपने घुड़सवारों और तोपों के साथ अमेरिकन्स पर हमला करने के लिए बढ़ रही थी। अपने बचाव में अमेरिकन्स ने एक तोप का गोला ब्रिटिश सेना पर दाग दिया। एक जर्मन सैनिक जो ब्रिटिश की तरफ से अमेरिकन्स के खिलाफ लड़ रहा था, ये तोप का गोला सीधे उस घुड़सवार के सर पे जाके लगा और उसका सर धड़ से अलग हो गया। ये घटना मेरिट हिल पर घटी थी। इसके बाद इस सैनिक को बिना किसी निशान के एक बेनाम कब्र के नीचे दफना दिया गया। ये सारी बातें जनरल विलियम ने अपनी किताब में लिखी, जिन्होंने ये सब होते हुए देखा था। और जहाँ तक इरविन वॉशिंगटन को इस किताब के बारे में पता चला होगा, जिसके बाद उन्होंने अपनी कहानियों में इस इवेंट से इंस्पायर्ड होकर कहानियाँ लिखी। डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन के किरदार से पहले रियल लाइफ में एक साइंटिस्ट था, जिसका नाम जियोवानी एल्डनी था। 1803 के समय इंग्लैंड में एल्डनी ने जिद कर रखी थी कि वो मरे हुए लोगों को दोबारा जिंदा करने का तरीका निकाल लेगा। इसी कोशिश को अंजाम देने के लिए एक बार उसने एक अपराधी की लाश को हासिल कर लिया, जिसे फांसी की सज़ा देकर मार दिया गया था।
वो उसकी लाश को रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स में ले गया और उस पर उसने बिजली के झटके देना शुरू कर दिए। इस एक्सपेरिमेंट का स्टार्टिंग टाइम रोंगटे खड़े कर देने वाला था, जब बिजली के झटके देने पर ऐसा लग रहा था कि लाश में वाकई में जान वापस लौट रही है और वो झटके देने लगी। ऐसा लगा कि वो मरा हुआ आदमी आंखें खोल देगा। यहाँ तक कि 1 सेकंड के लिए ऐसा भी लगा कि उसने सांस ली है। पर इस एक्सपेरिमेंट के कुछ देर बाद एल्डनी की मशीन की बैटरी डाउन हो गई और लाश दोबारा से मुर्दा हालत में शांत पड़ गई। इस घटना पे मौजूद एक व्यक्ति जिसका नाम एंथोनी कार्लाइल था, उसने इस घटना के बारे में अपने दोस्त विलियम गॉडविन को बताया। बाद में चल के विलियम की बेटी मैरी बड़ी होकर फ्रैंकेनस्टाइन नॉवेल की लेखक बन गई। फ्रैंकेनस्टाइन कहानी जोआन कॉनरेड डिपिल नाम के एक आदमी से भी इंस्पायर्ड है, जो जर्मनी में फ्रैंकेनस्टाइन नाम के एक महल में रहता था। डिपिल एक एल्केमिस्ट था जिसे जीवन और मौत से जुड़ी चीज़ों में इतनी दिलचस्पी थी कि वो सनक चुका था। ऐसा बताया जाता है कि वो चोरी छुपे इंसानों की लाशों को जिंदा करने की कोशिश करता रहता था। यहाँ तक कि उसने मरे हुए जानवरों पर भी एक्सपेरिमेंट किए। उसने अमर हो जाने के तरीके को खोज निकाला है, ये भी उसने दावा किया था।